नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अभी तक पीछे ईएसआई एक्ट को देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईएसआई रूल्स को। रूल्स में आज हम देखेंगे चैप्टर 1 को, और चैप्टर 1 हमारा प्रिलिमिनरी से संबंधित है। अभी तक हमने एक्ट को कंप्लीट किया है। अब हम रूल्स देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमें एक्ट रूल्स के बाद रेगुलेशंस देखने हैं। तो सबसे पहले आज हम शॉर्टकट में ये जान लें कि हमने जो एक्ट पढ़ा है वो एक्ट क्या होते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं। आज हम रूल्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो रूल्स क्या होते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन। इन तीनों चीज़ों से संबंधित आज हम कुछ तथ्य जान लेते हैं, जिससे कि हमारा ये दुविधा खत्म हो जाए कि एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग क्यों है, इसके अलग अलग प्रावधान क्यों है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट में एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस देख लेते हैं। देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, इसे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ईएसआई एक्ट 1948, जिसे हमने पढ़ा है। यह क्या होते हैं वो देखते हैं। इसे ईएसआई अधिनियम 1948 हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है, यह संसद द्वारा पारित मूल कानून है। किसके द्वारा पारित? तो एक्ट संसद के द्वारा पारित होता है, और यह एक मूल कानून होता है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को, एक वर्ड है संगठित क्षेत्र, इसके कर्मचारियों को चिकित्सा और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? चिकित्सा व वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कर्मचारियों को बीमारियों, मातृत्व, विकलांगता, बेरोजगार आदि, यानी इसमें और भी है जैसे फ्यूनरल एक्सपेंसेस इत्यादि, इससे सुरक्षा देता है। तो ये मोटा मोटी हमने देखा कि ईएसआई एक्ट 1948 जो है संसद के द्वारा बनाया गया है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है, चिकित्सा और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें बीमारी हित लाभ, मातृत्व हित लाभ, विकलांगता हित लाभ, बेरोजगारी इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ईएसआई रूल्स यानी ईएसआई नियम। यह क्या होते हैं? यह केंद्र सरकार द्वारा ईएसआई एक्ट 1948 को लागू करने के लिए बनाए गए विस्तृत नियम है। हमने क्या देखा? केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। किसके लिए? तो पीछे हमने जो एक्ट बनाया है, तो एक्ट को लागू करने के लिए, रूल्स एक्ट को लागू करने के लिए विस्तृत नियम होते हैं। नेक्स्ट है, यह बताते हैं कि योग्यता, योगदान दर, लाभों की प्रक्रिया, आवेदन की शर्तें आदि क्या होगी। नियम बताते हैं, जैसे पीछे हमने बताया कि जो उसे सुरक्षा प्रदान की गई है, चिकित्सा और वित्तीय, उसके लिए योग्यता क्या होंगे, योगदान के दर क्या होंगे, लाभों की प्रक्रिया क्या होगी और शर्तें क्या होंगी। उदाहरण से समझे तो ईएसआई सेंट्रल रूल्स जो हैं 1950, जिसमें ईएसआई के तहत लाभों का दावा करने की प्रक्रिया दी गई है। एक शब्द में कहे तो लाभों का दावा करने की प्रक्रिया दी गई है। किसमें? ईएसआई रूल्स में। और रूल्स में आपने देखा कि यह रूल्स कब आया? तो 1950 का रूल्स है ये। नेक्स्ट लास्ट जो हम इसके बाद देखेंगे वो है ईएसआई रेगुलेशंस, यानी रेगुलेशन को हिंदी में विनियम कहते हैं। यह है ईएसआई विनियम। ये क्या होते हैं? यह ईएसआईसी द्वारा बनाए जाते हैं। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेशन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ईएसआईसी के द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि ईएसआई योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। लागू करने के लिए रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है, यह दैनिक प्रशासनिक और प्रबंधकीय प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? दैनिक प्रशासनिक और प्रबंधकीय प्रक्रिया, ये दो वर्ड। जैसे बीमा नंबर जारी करना, अस्पताल सेवाएं प्रबंधित करना, फंड का संचालन करना इत्यादि। इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन होगा, रेगुलेट करने के लिए, वह ईएसआईसी के द्वारा बनाए जाएंगे और वह विनियम यानी रेगुलेशन कहे जाएंगे। उदाहरण से देखें तो ईएसआई जनरल रेगुलेशन 1950 है, जिसमें
बीमित कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए प्रक्रिया दी गई, यानी बीमित कर्मचारी इंश्योर्ड पर्सन आईपी, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर, उसके लिए प्रक्रिया दी गई है। तो ये थे हमारे ईएसआई एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हम देखते हैं शॉर्टकट में आपसे एक लाइन में कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे। ईएसआई एक्ट 1948 क्या है? यह मूल कानून है जो कि बीमा सुरक्षा देता है। रूल्स क्या है? यह केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए क्या है? विस्तृत नियम है जो कानून लागू करने में मदद, यानी इसके लागू करने के लिए यह आवश्यक है। नेक्स्ट, ईएसआई रेगुलेशन क्या है? तो यह ईएसआईसी द्वारा बनाए जाते हैं और यह क्या है? दिशा निर्देश है जो योजना के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े होते हैं। तो इस तरह हमने देखा एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस का फर्क क्या होता है, तीनों अलग अलग क्यों है और तीनों हमें अलग अलग क्यों पढ़ने हैं। अब हमारा विजन क्लियर होगा कि हमने एक्ट को पढ़ा है तो इसका मतलब हमने मूल कानून को पढ़ लिए हैं। अब हम उस कानून को लागू करने के लिए नियम को पढ़ेंगे, फिर बाद में रेगुलेशन जिसमें ईएसआईसी उसे रेगुलेट करने के लिए जो दिशा निर्देश देते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रूल्स का पहला चैप्टर जो कि है प्रिलिमिनरी, यहाँ से। तो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दूसरा, आप जब भी रूल पढ़ेंगे तो साथ साथ कोशिश करें कि एक बार हमारे एक्ट का भी चैप्टर 1 देख ले, क्योंकि उससे मिलता जुलता है। उसके चैप्टर 1 के प्रावधानों को लागू करने के लिए रूल 1 में मैक्सिमम चीज़ें सेम टू सेम मिलती है। तो दोनों साथ साथ देखते जाएंगे तो कोरिलेट होते जाएगी चीज़ें। देखते हैं रूल 1। रूल 1 में है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। These rule may be called the Employees State Insurance Central Rule 1950। कभी कभी एग्जाम में तो यही पूछ दिया जाता है, ईयर 1950 का है रूल्स। नेक्स्ट है दे एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। यह सेम वर्ड दिया गया था आपके एक्ट में भी। नेक्स्ट है रूल 2। रूल 2 डेफिनेशन से संबंधित है और हमने एक्ट में भी देखा है, वहाँ पर जो सेक्शन 2 थे सेम थे, वहाँ सेक्शन बोले जाते हैं, यहाँ रूल बोले जाते हैं। देखते हैं इसमें द एक्ट, यानी एक्ट का मीनिंग क्या होगा। एक्ट से तात्पर्य होगा मीन्स द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। नेक्स्ट है एवरेज डेली वेजेस ड्यूरिंग अ कंट्रीब्यूशन पीरियड। ये एवरेज डेली वेज क्या होते हैं ड्यूरिंग अ कंट्रीब्यूशन पीरियड। अब कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होते हैं हम इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। मीन्स टोटल वेजेज पेबल डिवाइडेड बाई टोटल पेबल डेज। यदि किसी को 10,000 रुपये मिल रहे हैं और यदि वह काम 20 दिन कर रहा है तो इसका डेली वेज जो होगा ये कहा जाएगा एवरेज डेली वेज। देखते हैं नेक्स्ट किस चीज़ का डिफिनीशन दिया गया है। नेक्स्ट है एवरेज डेली वेज ड्यूरिंग अ वेज पीरियड मीन्स, ये क्या होता है फॉर टाइम रेट एम्प्लॉयज। टाइम रेट एम्प्लॉयज क्या है वेजेज फॉर द फुल पीरियड डिवाइडेड बाई। इसमें क्या होता है यदि फुल मंथ का वेज किसी को मिलता है, यदि फुल मंथ में उसे 10,000 रुपये मिल रहे हैं और यदि वो एक मंथ के लिए है तो ऐसा माना जाएगा कि मंथली बेसिस पर मिल रहा है तो उसने 26 वर्किंग डेज कार्य किए होंगे। नेक्स्ट, यदि 15 डेज के लिए मिल रहे हैं पैसे तो माना जाएगा कि 13 डेज उसने काम किए रहेंगे फोर्टनाइट पर। वीकली यदि किसी को पेमेंट मिल रहा है तो माना जाएगा कि वीक में उसने 6 दिन वर्क किए हैं। तो ये था हमारा एवरेज डेली वेज ड्यूरिंग अ वेज पीरियड निकालने का तरीका। वेजेस फुल मंथली, फोर्टनाइटली या वीकली डिवाइडेड बाई 26, 13 या फिर 6। नेक्स्ट है फॉर अदर एम्प्लॉय, किसी दूसरे एम्प्लॉय के लिए क्या होगा टोटल वेजेज डिवाइडेड बाई एक्चुअल वर्किंग डे। एक्चुअल वर्किंग डे जितने होते हैं उतने से डिवाइड किए जाएंगे। अब दोनों में थोड़ा एक माइनर डिफरेंस है, वह यह है कि यदि किसी ने दिन को काम किए पर डे यदि काम करता है तो उसके डेली वेज यानी डेट काउंट करने में कोई दिक्कतें नहीं आती है। अब जिसका नाइट शिफ्ट होता है, रात के घंटे अगले दिन के शुरुआत से मैच करता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे यह वर्किंग डेज एक आइडियल रूप में माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं
इफ वेजेज आर रिसीव्ड विदाउट वर्किंग, डीम्ड वर्किंग डेज अप्लाई 26, 13, 6 या 1। यह डेली के लिए है, यह वीकली के लिए है, यह फोर्टनाइट के लिए है और यह मंथली के लिए है। नाइट शिफ्ट बियॉन्ड मिडनाइट काउंट एज पार्ट ऑफ द प्रीवियस डे। जैसे किसी की ड्यूटी यदि 30 जनवरी को नाइट के 11 बजे से स्टार्ट होती है और वह 31 जनवरी को सुबह 8 बजे खत्म होती है, इसका मतलब उसे 30 जनवरी का वर्किंग डेज माना जाएगा, 31 का वर्किंग डेज नहीं माना जाएगा। यह हमारा एक्ट का रूल्स कहता है। नाइट शिफ्ट बियॉन्ड मिडनाइट काउंट एज पार्ट ऑफ प्रीवियस डे काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट पीरियड क्या होता है। बेनिफिट पीरियड मीन्स अ पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ corresponding to the contribution period as per regulations। अब एक बार शॉर्टकट में हम देख लेते हैं कि बेनिफिट पीरियड क्या है, जो कि 6 महीने का होता है और वह भी corresponding to the contribution period होता है। तो ये कैसे होता है, जैसे एक बार हम देख लें। यहाँ देखते हैं कंट्रीब्यूशन पीरियड और यहाँ देखेंगे बेनिफिट पीरियड। कंट्रीब्यूशन पीरियड है यदि कोई आदमी अक्टूबर से मार्च तक इस 6 महीने लगातार काम करता है, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का उसके पास वेटिंग पीरियड होगा और उसका बेनिफिट उसे कब मिलेगा, तो जुलाई से दिसंबर तक मिलेगा। फिर यदि अब मार्च के बाद अप्रैल से स्टार्ट करता है और सितंबर तक इस 6 मंथ यदि कंटिन्यू वर्क करता है, तो 3 महीने के बाद उसका बेनिफिट पीरियड स्टार्ट होगा और वह होगा जनवरी से कब तक, जून तक। यह कैसे है उसे समझते हैं कि अक्टूबर टू मार्च यदि 6 मंथ किसी ने कार्य किए तो उसको 6 मंथ का बेनिफिट मिलेगा। कब मिलेगा, तो उसके 3 मंथ बाद यानी जुलाई से दिसंबर। और फिर नेक्स्ट 6 मंथ काम करेगा तो उसके 3 महीने बाद फिर जनवरी से जून। पूरे साल काम करने पर इस तरह पूरे साल उसे बेनिफिट मिलता रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले एग्जाम में आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि अक्टूबर से मार्च जब कंट्रीब्यूशन पीरियड होगा तो उसका बेनिफिट पीरियड क्या होगा, तो जुलाई से दिसंबर। अप्रैल से सितंबर होगा तब उसका बेनिफिट पीरियड क्या होगा, जनवरी टू जून। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनते हैं वेटिंग पीरियड कितने का है, तो 3 मंथ का है। और इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है वह यह था कि यदि कोई एम्प्लॉयमेंट में आता है जिस दिन, जैसे किसी की ज्वाइनिंग हो गई इस पीरियड में 1 अक्टूबर को या 1 अप्रैल को, यदि 1 अक्टूबर को कोई ज्वाइन कर लिया है तो उसे बेनिफिट मिलना कब से स्टार्ट होगा, क्या अक्टूबर में, नहीं। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक, नहीं। अप्रैल मई जून तक, नहीं। अब उसका बेनिफिट जुलाई से शुरू होगा। कब से, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि यदि कोई एम्प्लॉयमेंट में अक्टूबर में आता है स्टार्टिंग में या स्टार्ट अप्रैल में आता है, तो मैं देखता हूँ सबसे पहले किसी की ज्वाइनिंग यदि 1 अप्रैल को हो जाती है यहाँ पर, तो क्या उस अप्रैल में बेनिफिट मिलेगा, नहीं। उस समय वो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यह 6 मंथ कंट्रीब्यूट करता रहेगा। इसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स का वेटिंग होगा। जनवरी यानी 1 जनवरी से उसे बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो यह पूछा गया था कि एम्प्लॉयमेंट में आने के दिन से फर्स्ट बेनिफिट पीरियड ये स्टार्ट होने का पहला दिन जो होगा उस तक कितने दिनों का उसके इंतजार करना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट में आने से। तो 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है। यह किसके लिए है, तो यह क्राइटेरिया सिकनेस बेनिफिट यानी बेनिफिट लेने के लिए होता है। और इसमें कुछ अलग अलग प्रावधान है, रेगुलेशन है, जो कि हम आगे देखेंगे। इसमें जैसे मेडिकल बेनिफिट है तो 1st डे से स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसमें हमने क्या देखा, कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड को हमने देखा है। यह था कहाँ से रिलेटेड, यहाँ से 1C में जो हमने देखा था कि बेनिफिट पीरियड क्या होता है, जो कि 6 मंथ का होता है और करस्पॉन्डिंग टू कंट्रीब्यूशन पीरियड, यानी बेनिफिट पीरियड हमेशा जो होता है कंट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग होता है। तो यह आपने समझा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
रूल 2 डेफिनेशन में देख रहे थे, तो रूल 2 का 2 क्या कहता है, चेयरमैन कौन होगा, मीन्स क्या है, चेयरमैन ऑफ द कॉरपोरेशन, स्टैंडिंग कमेटी या मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, 3 बॉडी की बात की गई जो कि हमने एक्ट में देखा था। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, किसके, कॉरपोरेशन के, स्टैंडिंग कमेटी के और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के। हमने वहाँ भी चर्चा की थी कि कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन होते हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमने डिस्कस एक्ट के चैप्टर्स में किए हैं। सेम स्टैंडिंग कमेटी के लिए भी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रीब्यूशन पीरियड मीन्स अ पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ एज पर रेगुलेशंस। तो आपको कंट्रीब्यूशन पीरियड हमने पहले बता दिया कि बेनिफिट पीरियड क्या होंगे, कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रावधान है फॉर्म। यह फॉर्म क्या होता है, फॉर्म रेफर्स टू अ फॉर्म अपेंडेड टू दीज रूल्स। नेक्स्ट है फंड। फंड क्या होते हैं, फंड मीन्स द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड, यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज डिफाइंड इन इंडियन सिक्योरिटीज एक्ट 1920। नेक्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूड्स क्या, लैंड रिलेटेड बेनिफिट्स एंड अटैच्ड स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है इंश्योर्ड वुमेन, यह है 6A, यानी 2 का 6A जो होगा वो कहता है, मीन्स अ फीमेल एम्प्लॉयज, इंश्योर्ड वुमेन में अ फीमेल एम्प्लॉयज हु हैज पेड कंट्रीब्यूशन एंड इज एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स, यानी कंट्रीब्यूशन पेमेंट किए होने चाहिए और एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स होनी चाहिए। तो वह अंडर रूल्स 26A IW कहे जाएंगे। नेक्स्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी, मीन्स ऑल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो वही बात हो गई कि जो मूवेबल है वो इमूवेबल नहीं है, इमूवेबल है वो मूवेबल नहीं है। मूवेबल इमूवेबल में क्या डिफरेंस है वो आपको पता है कि मूवेबल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, इमूवेबल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। मूवेबल में हमारे व्हीकल्स वगैरह आ जाते हैं, इमूवेबल में लैंड आ जाते हैं इत्यादि। नेक्स्ट, स्टेट मेडिकल ऑफिसर मीन्स अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड बाय द कॉर्पोरेशन। यह SMO, शॉर्ट में हम इसे SMO बोलते हैं, स्टेट मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय कॉर्पोरेशन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेट मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है, तो कॉर्पोरेशन करती है। दूसरा, जहां भी ESIC में, एक्ट में या रूल्स में ईयर वर्ड आएगा उसका क्या मतलब होगा, ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर, जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और एंड होगा 31 मार्च को। यह होता है हमारा ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर। अदर टर्म्स शैल हैव मीनिंग एज डिफाइंड इन द एक्ट। यदि और भी कोई टर्म्स आते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा, डिफाइंड इन द एक्ट, जो कि एक्ट 1948 में जो डिसाइड किए गए हैं उसका वही मतलब होगा। तो आज ये था हमारा रूल्स का पहला चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। यह चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मीडियम लेवल का है। इसमें जो हमने आपको एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन में डिफरेंस बताए, एक तो यह इम्पोर्टेंट था। दूसरा, इसमें जो मैंने टिक मार्क कर दिए हैं आप इसको 1-2 बार देख लेंगे तो लगभग क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे। फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रूल का दूसरा चैप्टर होगा। थैंक यू।